सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो ये देख लो, स्ट्रेंथ जो होता है वो सी डबल बॉन्ड का ज्यादा होता है कंपेयर टू सी सिंगल बॉन्ड। रिएक्टिविटी जो होती है वो सी डबल बॉन्ड की सबसे ज्यादा होती है, चाहे वो सी सिंगल बॉन्ड सी की कंपैरिजन में हो या सी ट्रिपल बॉन्ड के कंपैरिजन में हो। तो इसका सबसे ज्यादा होता है किसका, सी डबल बॉन्ड का। ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कौन सा प्रोडक्ट जो है मेजर होगा। तो तुम ये देखो कि ये जब ये रिएक्शन करेगा, सबसे पहले यहाँ रीअरेंजमेंट होगा। क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। यहाँ पे क्या है, Cl है तो यही टूटेगा, टूटेगा तो ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा और यहाँ डबल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे रीअरेंज होके क्या बन जाएगा, रीअरेंज होके क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फिनॉल। ठीक है। ये क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे जानते हो पॉइंट, यहाँ पे बी दिया था, ए दिया था, बी दिया था, सी दिया था। हमें पूछा कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होगी। ठीक है। तो ये जो बीच वाला होता है ना, हमेशा जो मिड पॉइंट पे होता है वही मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होता है। और जो उसके बगल वाला होता है वो वी एवरेज होता है, उसके जो नीचे होता है वो वी आर एम एस होता है। क्या होता है, वी आर एम एस। देखो इस ग्राफ में, यही जो सेम ग्राफ है, इसमें ये वाला पार्ट सेकंड और ये वाला पार्ट फर्स्ट। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे फर्स्ट वाले का एरिया जो होगा वो डिक्रीज करेगा और सेकंड वाले का एरिया इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और ये तो वही हो गया ऊपर वाला। और यहाँ पे देखो, क्वेश्चन बहुत इजी था, बट फिर भी एक बार देख लो। यहाँ पे कह रहा है पीएच NH2 है, KOH और KOH के साथ रिएक्शन कर रहा है। और कह रहा है एक Y के साथ भी वो रिएक्शन कर रहा है। मतलब Y क्या होगा वही पता लगा इस भाई। हाँ, ये Y के साथ रिएक्शन कर रहा है। सॉरी, इसका बस मैं रिएक्शन बता देती हूँ तुम लोगों को। PHNH2 जब KOH के साथ रिएक्शन करता है CaCl3 के प्रेजेंस में, तो वो क्या बनाता है, आइसोसाइनाइड बनाता है, NC बन जाता है। और कह रहा है CH3CH2OH जब CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 के साथ रिएक्शन करवाता है, ये क्या हो गया, हाइड्रोफॉर्म हो गया, तो ये CaCl3 बनाता है, बस और कुछ नहीं। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमें ऑर्डर बताइए बेसिक नेचर का। कुछ एक्सेप्शंस हैं उसको याद रख लो, कि जो एसिडिक कैरेक्टर होती है वो CH3OH का ज्यादा होता है कंपेयर टू CH2OH। यही एक एक्सेप्शन है। बाकी नहीं तो H2O जो होता है वो ज्यादा होता है कंपेयर टू ROH के। लेकिन यहाँ पे CH3OH जो होता है वो आगे आता है, तो ये याद रखना है। तो हम जानते हैं एसिडिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक कैरेक्टर। OH को हम क्या रख सकते हैं, H2O, और इसको हम CH2OH लिख सकते हैं। तो इसका मतलब एसिडिक ये ज्यादा है, एसिडिक है, तो ये H2O क्या होगा, कम होगा। और रेजोनेंस वाले तो वैसे भी रेजोनेंस को हमेशा ही पीछे रखो बेसिक कैरेक्टर में। सबसे पहले जो सिंपल वाले हैं उसमें कर लो। तो OH यहाँ पे OH माइनस आगे आएगा, फिर O CH3 आएगा। अब इन दोनों में देखेंगे, इन दोनों में ये CH3 ग्रुप है, प्लस आई लगाएगा तो ये आ जाएगा, उसके बाद ये आएगा। ठीक है। तो पहले A आएगा, फिर B आएगा, फिर D आएगा, फिर C आएगा। इंपॉर्टेंट ये है बहुत ज्यादा। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है रिएक्शन दिया हुआ था, कह रहा है डेल्टा G दिया गया, डेल्टा G नॉट दिया गया है, क्लियरली बता दिया गया है। कह रहा है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे K की वैल्यू क्या होगी। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे तो डेल्टा G क्या होता है, 0 होता है। तो डेल्टा G इज इक्वल टू, हम जानते हैं डेल्टा G नॉट प्लस RT ln K होता है। डेल्टा जी 0 हो गया तो डेल्टा G नॉट क्या हो जाएगा, माइनस RT ln K हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस RT ln K। उसके बाद देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है नाइट्रोजन, जाहिर सी बात है अनरिएक्टिव होता है रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि और कह रहा है रिएक्टिव हो जाता है जब हम उसको ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। जाहिर सी बात है उनकी बॉन्ड अगर टूट जाएंगे तो वो बॉन्ड टूट जाएंगे हाई टेम्परेचर पे, तो वहां पे वो रिएक्टिव हो जाता है। कह रहा है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल देर इज एन एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन। पहली बात तो नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूल में ट्रिपल बॉन्ड होता है, यहाँ पे कोई भी डीलोकलाइजेशन नहीं होता है, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। और इम्पोर्टेंट यहाँ पे स्ट्रक्चर है सारा। यहाँ पे देखो यूरेसिल का ये स्ट्रक्चर होगा, जहाँ पे हमें ये डबल बॉन्ड O और कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर होंगे यूरेसिल के। और वहीं पे थाइमीन के 5 मिथाइल यूरेसिल होता है, तो जस्ट यहाँ पे 5, यहाँ पे CH3 ग्रुप लग जाएगा इसका। और एडेनिन में आपको याद रख लेना है कि यहाँ पे तो दो, जाहिर सी बात है दो क्या होंगे,
दो रिंग होंगे और एडेनिन में आपका ये NH2 ग्रुप आता है और यहाँ पे गुआनिन में आपका C डबल बॉन्ड O ग्रुप आता है। और उसके बाद साइटोसिन का भी स्ट्रक्चर है जिसमें NH2 ग्रुप आता है। तो एडेनिन में NH2 ग्रुप आता है, गुआनिन में C डबल बॉन्ड O ग्रुप आता है, साइटोसिन में आपका NH2 ग्रुप आता है और ये यूरेसिल हो गया। और थायमिन 5-मिथाइल यूरेसिल होता ही होता है। यहाँ पे कह रहा है, देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यहाँ पे पहले हमें ये लाना है कह रहा है, तो इसको लाने के लिए सबसे पहली बात तो ये मेटा पोजीशन पे है, इसका मतलब कि हमें ऐसा कोई पहले लगाना पड़ेगा जो मेटा डायरेक्टिंग हो। तो अगर हम ये वाला फर्स्ट सेकंड वाला यूज करते तो मेटा नहीं पैरा बनता, तो फिर हम लोग इसलिए ये वाला यूज करेंगे क्योंकि पहले हम लोग CH3Cl AlCl3 डालेंगे तो ये CH3 बन जाएगा, फिर KMnO4H+ डालेंगे तो ये COH बन जाएगा। COH जो होता है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो फिर ये NO2 वहां पे जोड़ देगा मेटा ग्रुप मेटा पे। उसके बाद हम लोग Ca+2 को कन्फर्मेशन के लिए हम लोग ऑक्सलेट यूज करते थे, मतलब C2O4 - 2 यूज करते थे। वही मतलब उसी को या तो अमोनियम ऑक्सलेट वहां पे हम लोग यूज कर सकते हैं उनके जगहों पे। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो पहले आयनाइजेशन एंथैल्पी ऐसे लिख लेना। उसके बाद फिर इनफाइनाइट लॉन्ग होलो कंडक्टर का क्या होता है, सेंटर पे आपकी B0 होती है और फिर उसके बाद बाहर B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है। सेंटर पे 0 हो गया तो ये वाला ग्राफ बन जाएगा, जस्ट लाइक द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वैसे ही। उसके बाद इस क्वेश्चन में देखो F इज इक्वल टू -du/dx होता है, जहाँ पे हमें u की वैल्यू दी गई है। नीचे का क्वेश्चन है, नीचे u दी गई है x² + y², यहाँ से हम f निकालेंगे और गिवन है कि xy जो है वो 3,4 पे है, 3,4 पे है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा। तो अब x और y की वैल्यू रख देंगे और x की जगह पे i कैप और y की जगह पे j कैप। यहाँ पे x और i और j कैप का मोस्ट इम्पोर्टेंट खेल है। ऐसे क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे कह रहा है कि M2 पे म्यू है और M1 पे म्यू 0 है, मतलब वहां पे फ्रिक्शन नहीं लग रहा है और M2 पे फ्रिक्शन लग रहा है। तो कह रहा है कि हमें बताइए मिनिमम कांस्टेंट ये F क्या होगा कि हम लोग बाय शुड बी एक्सर्टेड ऑन M1 पे लगे ताकि M2 जो है वो मूव कर पाए। तो ऐसा क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पीछे क्या लग रहा था, म्यू M2G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KX हो जाएगा। x निकाल लिया यहाँ से, u इज इक्वल टू मिनिमम फोर्स के लिए हम लोग u इज इक्वल टू ½ KX² लगा देंगे और ½ KX² लगा देंगे और हम जानते हैं u इज इक्वल टू क्या हो जाता है, Fx होता है, तो ये Fx हो जाएगा। F यहाँ से क्या आ जाएगा, म्यू mg म्यू M2G/2। अरे यार हम ये यहाँ पे देखो आरएमएस वेलोसिटी बतानी है किस रिलेटिव स्पीड बिटवीन टू मॉलिक्यूल, रिलेटिव स्पीड बतानी है दो मॉलिक्यूल के बीच में, तो वो कितनी होती है, √c। ये याद रख लो, √c होती है, क्या होती है, √c। और जो हम लोग h इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर पढ़ते हैं, तो ये r जो होता है वो इनर रेडियस होता है, क्या होता है, इनर रेडियस होता है, ये याद रखना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल है, जहाँ पे ये हमें 12 वोल्ट दिया गया, हमें कहा कि ये मिड पॉइंट का क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना है। तो इसको कैसे करेंगे, पहले C इक्विवेलेंट निकाल लो, C इक्विवेलेंट निकालने के बाद यहाँ का V निकाल लो, इसके लिए V निकाल लो अलग से और इसके लिए V अलग से निकाल लो, फिर दोनों को माइनस कर दो। उसके बाद है ये क्वेश्चन जहाँ पे दिया गया है, बोला गया कि डाइपोल जो है y का 2 टाइम्स है डाइपोल ऑफ x, और हमें दिया गया है कि जो वेलोसिटी है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, 45 डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में वो दिया हुआ है यहाँ पे कि ये इस साइड से मूव कर रही है। तो हमें बताना है कि फोर्स क्या होगा। तो सिंपल सा है, जब यहाँ से ये जब निकालेंगे ये, ठीक है, ये हो जाएगा, ये इस पॉइंट पे हमको निकालना है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हम निकालेंगे तो ये इधर bx का इधर आएगा जो कि एक्सियल होगा और ये
ये बी इक्वेटोरियल का होगा, इसका बी इक्वेटोरियल, ये ऐसे होगा। उसके बाद क्या होगा कि बी एक्सियल हम रखेंगे यहाँ पे 2 म्यू नॉट, क्योंकि ये 2m है एक्सियल पोजीशन का, क्योंकि हमने बी को देखा कि y जो है वो ट्वाइस है इसका। तो यहाँ पे हम लोग हम जानते हैं 2 म्यू नॉट m होता है अपॉन 4 पाई। जब पूरा वैल्यू रखेंगे तो हम देखेंगे कि बी इक्वेटोरियल बराबर बी एक्सियल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बी एक्सियल आएगा। तो जब हम रिजल्टेंट देखेंगे तो इनका रिजल्टेंट किधर आएगा? बीच ही में आएगा। मतलब क्या? जिस तरफ v जा रहा है उसी तरफ आपका b भी आ जाएगा। तो उस तरफ b आ जाएगा तो मतलब b और v के बीच में कितना एंगल है? थीटा है, 0 है, सॉरी 0 डिग्री है। तो q v क्रॉस b हम जानते हैं। तो साइन थीटा क्या होता है? साइन जीरो इज इक्वल टू 0। तो 0 आंसर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट था, बस कंसेप्ट इंपॉर्टेंट था। फिर कह रहा है हेमिस्फेरिकल बॉल है, पॉजिटिव चार्ज है। कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बताना है ऑन अ डायमीटर अवे फ्रॉम सेंटर। मतलब यहाँ पे हमें इसके अवे हमें सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके लिए यहाँ मान लो निकल गया, मतलब इसके लिए मान लो इधर गया, इनका कंपोनेंट देखेंगे इधर इधर, इसका कंपोनेंट ये कट जाएगा। ये मतलब किसके परपेंडिकुलर है? किसके? डायमीटर के। परपेंडिकुलर किसके है? डायमीटर के। कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा। कंटिन्यूस कब होगा? जब वहां पे कोई चार्ज ना प्रेजेंट हो इलेक्ट्रिक फील्ड तब कंटिन्यूस होगा। अगर वहां पे चार्ज प्रेजेंट है तो वो कंटिन्यूस नहीं होगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो ये थोड़ा देख लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, इजी था। यहाँ पे बस ये मालूम होना था कि फोकल लेंथ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विड्थ के। ठीक है, फोकल लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? विड्थ के। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है? हमें क्या निकालना है? W1/W2 निकालना है। पैरेलल बीम है, मतलब कह रहा है एक पैरेलल बीम है, बीम ऑफ लाइट है, विड्थ उसका W1, मतलब आई थिंक ये इनके दो दो बीच की डिस्टेंस बता रहा है। ये विड्थ है, W बोल रहा है, W1 है, और ये फिर ऐसे निकल गया तो ये W2 है। तो यहाँ पे ये निकल रहा है तो ये तो हमारा फोकस ही होगा तभी तो ये कितना हो जाएगा? ये 40 होगा, ये 10 होगा। तो यहाँ पे W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F हो जाएगा, और W1/W2 4 आ जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो, ये दोनों ही स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब कि इनके ऊपर 2T लग रहा है, 2T बराबर mg, और ये सिर्फ एक स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है, मतलब T2 बराबर mg। यहाँ पे देखो ये कह रहा है ओम्स लॉ किसमें डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। तो जैसे यहाँ पे देखो, शंट जो होता है वो आपका सीरीज में लगता है जब वोल्ट मीटर होता है, लेकिन यहाँ पे ये रेजिस्टेंस की बात किया है। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो वोल्ट मीटर में पैरेलल लगता है और एम मीटर में सीरीज में लगता है। तो ये ढूंढ लो कहाँ पे है। यहाँ ये वाले क्वेश्चन में ये देखो, ये सीरीज में लगा हुआ है, ये इसके पैरेलल लगा हुआ, तो ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि हम प्रियोरिटी जो होती है, मतलब IUPAC जब हम लोग करते हैं तो प्रियोरिटी हम CN को देते हैं एज कंपेयर टू CO के बॉन्ड से। मतलब फंक्शनल ग्रुप CN को हम लोग प्रायोरिटी देते हैं फंक्शनल ग्रुप कीटोन या फिर एल्डिहाइड की कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये याद रखना कि CN को प्रेफरेंस देते हैं और उसे हम नाइट्राइल बोलते हैं। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन दिए हो कि यहाँ पे पहले से लगा हुआ हो तो यहीं से हमें आपकी नंबरिंग है वो स्टार्ट करनी है। ठीक है, C5H10 देखो जितने भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, C5H10, C3H6O, C4H6, या ये वाला C3H9N, ये, या फिर ये ऊपर C4H8O8, ये खुद एक बार खुद से देख लेना। फिर विच हैज मैक्सिमम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जाहिर सी बात है जो ज्यादा कांस्टेंट होगा वही होगा। ये यहाँ से यहाँ जा रहा है और यहाँ पे देखो देखा जा रहा है, तो हमने पढ़ा था कि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड लग रहा है इनके बीच में, तो ज्यादा स्टेबल कौन हो गया? ये वाला स्टेबल हो गया, इसलिए ये आंसर हो गया। कह रहा नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस कौन है? तो जिसमें सिमेट्री ना हो वही होंगे, है ना।
तो इसमें देखा जाए तो इसमें तो सिमेट्री है, इसमें भी देखा जाए तो इसमें भी सिमेट्री है, तो इसका मतलब नन आंसर होगा। जब भी 4 पे होगा तो डैश होगा, तो नो चेंज वहां पे होगा। ठीक है। कह रहा है विच इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, ये तो बहुत ही अनस्टेबल होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कोई भी बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली अगर पॉजिटिव लगा हुआ तो वो हाईली अनस्टेबल होता है, तो ये तो हटा दो। बाकी यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे तो प्लस, यहाँ पे CH3 ग्रुप है, और यहाँ पे हो जाएगा मतलब यहाँ पे लगभग 3 + 2 5 अल्फा H हो जाएगा। लेकिन इसमें देखा जाए ये वाले क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपकी बैक बॉन्डिंग लग रही है। बैक बॉन्डिंग कार्बोकेटाइन में क्या होता था कि डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपका पॉजिटिव के बगल में जुड़ा हो, तो यहाँ पे पॉजिटिव के बगल में ना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मतलब N है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये भी याद रखना। यहाँ पे देखो एसिडिक कैरेक्टर, यहाँ पे दो दो ग्रुप है, CHO भी है, COH है, तो इसी वजह से ये ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर दिखाएगा कंपेयर टू रेजोनेंस। ये देखना, एसिडिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa होता है। फिर कौन सा है जो सिन एंटी नहीं शो करेगा, तो ये याद रख लेना, जो सिन एंटी को शो करेगा जिसके पास दोनों ही अगल बगल में सेम सेम ग्रुप होंगे तो वो नहीं दिखाएगा। अब यहाँ पे देखो ये वाले क्वेश्चन में ये ऐसा ही है, ऐसा ये आर है, ये आर है, तो ये आइडेंटिकल होगा। अगर इसमें से कोई सा भी एक डिफरेंट होगा तो वो डाइस्टीरियोमर होगा। क्या होगा? डाइस्टीरियोमर। फिर तो इतना तो हमने पढ़ा था कि एनेलिन तो नहीं देता है। बेंजल्डिहाइड जो है वो -M शो करता है, इसलिए ये भी नहीं देता है। फिनाइल एसिटेट PHOCOCH3 इसका फॉर्मूला है PHOCOCH3। यहाँ पे कह रहा प्लस आर ग्रुप कौन सा है, तो यहाँ पे कौन सा है? -Cl है, क्योंकि C डबल बॉन्ड हो तो वैसे ही वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। मोस्ट बेसिक कौन है? जितना ज्यादा दूर होगा वो रेजोनेंस से वो उतना ज्यादा बेसिक होगा। ये तो रेजोनेंस में मतलब उसी के अंदर है, तो ये तो नहीं होंगे। ये थोड़ा दूर है लेकिन ये ज्यादा दूर है, इसलिए। इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे इस तरीके का स्ट्रक्चर, यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट है कि जो स्टेबल होता है वो ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू सिस। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बल्की ग्रुप है, इसके बगल में Cl के बगल में ये बल्की ग्रुप लगा है, जिसकी वजह से यहाँ पे SN2 की तरह काम करेगा और कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं करेगा, तो इसलिए यहाँ पे भी कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड टू क्लोरोफॉर्म, हम लोग क्या ऐड करते हैं CH3L3 में? जब हम लोग बॉटल मतलब सेल के लिए देते तो उसके पहले हम लोग उसके अंदर एथेनॉल डालते हैं। क्या डालते हैं? एथेनॉल डालते हैं। DDT किससे बनता है? क्लोरोबेंजीन और क्लोरल से। किससे? क्लोरोबेंजीन और क्लोरल से। न्यूक्लियोफाइलिक ऑर्डर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? डेल्टा EN की, और जिसके अंदर ज्यादा रेजोनेंस होते हैं उसके भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब जैसे इन दोनों में पहले देखा जाए तो इन दोनों में पहले तो इलेक्ट्रोनेगेटिव के कंपैरिजन, अब जैसे दोनों में देखेंगे कि डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिव किसमें कम है, तो इसमें कम है तो बी ज्यादा हो गया एज कम्पेयर टू ए। पहले बी फिर ए, उससे कम। अब इन दोनों में देखा जाए तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस इसमें है, क्योंकि यहाँ पे दो दो ओ है, तो यहाँ ज्यादा रेजोनेंस होंगे, तो इसलिए ये सबसे कम हो जाएंगे और डी उसके बीच में आ जाएगा। यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रो है, ये एंटी है, तो यहाँ पे कौन सा कंपाउंड बन रहा है? यहाँ ये वाला कंपाउंड बन रहा है जो सिंगल स्टीरियो आइसोमेरिज्म होगा। एल्कीन को हम लोग ओलेफिन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि वो ऑयली लिक्विड हमें देते हैं रिएक्शन विद Cl2। जब हम रिएक्शन करते हैं किसके साथ? Cl2 के साथ, तो हमें वो ऑयली लिक्विड देते हैं, इसी वजह से हम उसे ओलेफिन्स कहते हैं। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है? पहले आयनिक किया जाता है, उसके बाद फ्री रेडिकल मैकेनिज्म किया जाता है, तो पहले आयनिक फिर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, इसलिए आयनिक फॉलोड बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। which intermediate form during addition of halogen on alkene, तो याद रखना है कि जब भी हेलोजन जो है हेलोजन एल्कीन में जुड़ता है तो वहां पे इंटरमीडिएट कार्बो क्या बनता है? कार्बो एनायन का बनता है। क्या बनता है? कार्बो एनायन का। यहाँ पे एनायन होगा, ये कार्बो एनायन का बनता है। ठीक है। Which acid on decarboxylation does not give aromatic hydrocarbon, कौन सा है जो aromatic hydrocarbon नहीं देगा? तो वो सैलिसिलिक एसिड है। इसका स्ट्रक्चर देखो पहले, इसमें हम डिकार्बोक्सिलेशन करेंगे तो ये फिनॉल बना लेगा, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। बाकी ये वाला हमारा दे देगा ऑर्थोटॉलिक एसिड, ये बेंजीन दे देगा। उसके बाद
यहाँ पे क्या कार्बोकेटाइन हम जी को पढ़े, कार्बोकेटाइन जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा ई एन की। तो इन इसके सबसे ज्यादा रेजोनेंस इसमें ही होगा, तो इसी वजह से इसको नहीं देखे, इसको नहीं देखे, इन दोनों में से आपको देखना है। तो डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिव के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये ज्यादा हो जाएगा, बी ज्यादा हो जाएगा, फिर ए होगा। अब इन दोनों में देखना है, इन दोनों में सबसे ज्यादा कहाँ पे, सी में है, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस हो रहा है तो सी हो जाएगा, फिर लास्ट में डी आ जाएगा। कह रहा विच विल इजिली अंडरगो हाइड्रोलाइसिस, तो हाइड्रोलाइसिस वो इजिली कर लेंगे जिसके अंदर माइनस एम होंगे, क्या होंगे, माइनस एम होने चाहिए हाइड्रोलाइसिस के लिए। SN2 तो इन्वर्स फॉर्म बेंजीन और एस मेजरली बेंजीन नहीं फॉर्म करेगा, तो ये वाले को इसमें देखेंगे तो यहाँ पे ये बेंजीन फॉर्म नहीं करेंगे। उसके बाद रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद HBr। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन, क्योंकि जब OH जाएगा तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, तो यहाँ तो ये देखो, यहाँ पे पहली बात तो यहाँ पे ये याद रखना कि OR ग्रुप में प्लस आई इफेक्ट लगता है, क्या लगता है, जैसे ये OR ग्रुप है तो ये प्लस आई, तो सबसे ज्यादा C होगा। उसके बाद A होगा, क्योंकि इन दोनों में माइनस, इसमें माइनस आई लग रहा है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बस इतना है कि OR में प्लस आई लगता है। यहाँ पे देखा जाए तो ये इन्वर्जन हो रहा है, इसलिए ये SN2 रिएक्शन हो जाएगा। रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन पूछा है तो हम जानते हैं इस कार्बोक्सिलेशन के पास, मतलब इनके पास वो उतने ही ज्यादा अच्छे डीकार्बोक्सिलेशन होंगे, मतलब उनका रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन ज्यादा होगा। और इसमें देखो मेलेनिक एसिड को हीट करने पे क्या मिलता है, देखो ये मेलेनिक एसिड है, ठीक है, इसको हीट किया तो यहाँ से CO2 निकल गया, यहाँ पे CH3COH मिल गया। और वहीं पे जब सक्सेनिक एसिड को हीट करते हैं ना, तो वहां पे हमें सक्सेनिक एनहाइड्राइड मिलता है, क्योंकि यहाँ पे वाटर रिलीज होता है, क्या रिलीज होता है, वाटर रिलीज होता है। और एडिपिक को जब हम करते हैं हीट, तो वहां पे हमें क्या मिलता है, साइक्लोपेंटेनॉल मिलता है, क्या मिलता है, साइक्लोपेंटेनॉल मिलता है। यहाँ पे H2O सॉरी CO2 जो होता है वो रिलीज होता है। तो याद रखना, मैलिनिक एसिड से हमें एसिटिक एसिड मिलता है, और सक्सेनिक एसिड से सक्सेनिक एनहाइड्राइड, एडिपिक एसिड से साइक्लोपेंटेनॉल जब इसको हीट करते हैं। मोस्ट एसिडिक कौन सा होगा, बी होगा, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा अल्फा एच होते हैं, अल्फा एच है। इस क्वेश्चन में देखो, जब हम लोग इसको ऐड करेंगे, जब भी इस टाइप की इपॉक्सी वाले क्वेश्चन आ जाए, तो यहाँ पे OH और ऐड कर दो, फिर जो दिया हुआ है इसके बगल में ऐड कर दो, ये सेकेंडरी अल्कोहल बना लेंगे। फर्मेंटेशन स्टार्ट्स टू गिव अल्कोहल एंजाइम बाय एंजाइम। और देखो जब भी कहीं पे भी हो ना कि HCl HCN है, तो HCN अगर आ गया तो वहां पे CHO ग्रुप आपका कंफर्म है कि बनेगा। जब ये रिएक्शन होगा एनहाइड्राइड AlCl3 के साथ, तो वहां पे CHO ऐड CHO आएगा। और रिएक्टिफाइड से स्पिरिट क्या होता है, 95% क्या होता है,